नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। सार्थक पहल के माध्यम से हमने एक केमिस्ट्री का एक और वीडियो दिया था पहले। उसमें हमने अणु, परमाणु, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनका परमाणु भार, आइसोटोप्स, आइसोबार, अपरूपता, नील बोर का परमाणु मॉडल, ये कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी हमारा ये वीडियो नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो इसके जो जनक हैं वो हेनरी बैकुरेल। हेनरी बैकुरेल ने 1896 में 1896 में रेडियो एक्टिविटी के जनक कौन? हेनरी बैकुरेल, 1896। और रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो है बैकुरेल, और एक अन्य मात्रक है वो है क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व की यदि हम बात करें तो रदरफोर्ड ने रेडियो धर्मी तत्वों से उत्सर्जित विकिरणों की प्रक्रिया का अध्ययन कर पाया कि जब रेडियो सक्रिय किरणों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारा जाता है तो उससे अल्फा, बीटा और गामा प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। ये डायग्राम में दिख रहा है, अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की किरणें जो है वो उत्सर्जित होती है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने। अब प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। बड़ा सरल है एकदम। रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और ये जो घटना है वो रेडियो सक्रियता कहलाती है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमाणु नाभिक में N/P = 1 और N = P। तो नाभिक स्थायी होगा, परंतु N/P जो है 1 से बड़ा है तो नाभिक अस्थायी होगा तथा तत्व रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करने के लिए क्या? N/P बड़ा है 1 से, अर्थात 1:5 ये संबंध हो तो रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं। और रेडियो सक्रियता का मात्रक बैकुरेल और एक अन्य मात्रक क्या है? क्यूरी है। और किसने बताया इसे? बैकुरेल ने बताया। कब? 1896 में। तो परमाणु क्रमांक 83 याद रखें, परमाणु क्रमांक 83 से अधिक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। कभी नहीं पढ़ा होगा ये, यदि पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री वाले वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पीएससी की तैयारी करवाते हैं जिसमें आर्ट वाले, कॉमर्स वाले सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि परमाणु क्रमांक 83 से अधिक के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। रदरफोर्ड ने रेडियो धर्मी तत्वों से उत्सर्जित 3 किरणों की बात की थी, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब हम एक किरण की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्फा किरण की बात करते हैं। तो अल्फा किरण, ये किरणें धन आवेशित अति सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है सबसे कम होती है। यह किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अब हम बात करते हैं बीटा किरणों की। बीटा किरणें, तो ये किरणें ऋण आवेश
युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इसकी भेदन क्षमता जो होती है अल्फा किरणों से कम होती है, लेकिन गामा किरणों से अल्फा किरणों से अधिक होती है, लेकिन गामा किरणों से कम होती है। ठीक, यदि तीनों ऑप्शन में दिए रहे, पूछा जाए सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो अल्फा किरणों की, और सबसे अधिक गामा किरणों की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ठीक है। तो ये इनकी जो भेदन क्षमता है अल्फा किरणों से अधिक होती है, किंतु गामा किरणों से कम होती है। इन किरणों में भी जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं गामा किरणें। गामा किरणें, तो गामा किरणें, ये किरणें बहुत उदासीन होती है। विद्युत क्षेत्र के गुजरने पर यह किरण विचलित नहीं होती, विचलित नहीं होती। कैसे होती है? उदासीन। अल्फा किरणें क्या बताया अपन ने, धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। और गामा किरणें कैसी होती है? विदासीन होती है, इसलिए वो विचलित नहीं होती है, विचलित नहीं होती है। लेकिन इनकी जो भेदन क्षमता होती है अल्फा और बीटा किरणों से ज्यादा होती है, अल्फा और बीटा किरणों से ज्यादा होती है। अब हम रेडियो सक्रियता की माप की बात करें तो रेडियो सक्रियता की माप का सर्वप्रथम विचार विल्सन के मन में, और इसका मात्रक हमने दो पढ़े, एक है बैकुरल और दूसरा है क्यूरी, बैकुरल और क्यूरी। ठीक, तो रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की यदि हम उपयोग की बात करें तो सबसे पहला है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो सक्रियता का उपयोग। तो सबसे पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कोबाल्ट 60 जो है वो से प्राप्त गामा किरणों का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 से प्राप्त गामा किरणों का उपयोग करते हैं। सोडियम 24, दूसरा क्या बताया, सोडियम 24 युक्त नमक के विलयन का इंजेक्शन रक्त के प्रवाह में देने से रक्त के प्रवाह का अध्ययन किया जा सकता है। आयोडीन 131, इससे थायराइड ग्रंथि की बीमारी या गले के कैंसर का पता लगाया जाता है। आयोडीन 131। इसी प्रकार फास्फोरस 32, इससे ल्यूकेमिया जिसे रक्त कैंसर भी कहते हैं, तो ल्यूकेमिया तथा त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता का उपयोग कहां पढ़ा हमने, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें कोबाल्ट 60 का कैंसर के में, सोडियम 24 रक्त प्रवाह में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की बीमारी का पता लगाने में, और फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में और त्वचा संबंधी विकार जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है कृषि के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता का उपयोग काय में, कृषि के क्षेत्र में तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की सहायता से पौधों द्वारा उर्वरक ग्रहण करने की दर तथा अनेक रोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फल है, आलू के संरक्षण आदि में भी जीवाणु विहीन अध्ययन के लिए न्यूट्रॉन व गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। जो आयु की गणना में, यह हमने लिखा हुआ है आयु की गणना में, तो खनिजों तथा चट्टानों की आयु का निर्धारण जो है रेडियो आइसोटोप डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा किसी पत्थर के नमूने या जैव अवशेष मापन करके उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसमें 6C14 कार्बन 14 का उपयोग, कार्बन 14 विधि भी इसे कहते हैं। कार्बन डेंटिंग रेडियो आइसोटेप इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका उपयोग जीवाश्म, पेड़, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अध्ययन करने में किया जाता है। 6C14।
इसी प्रकार पुरानी चट्टानों का उपयोग 92U238 के द्वारा अत्यधिक पुरानी चट्टान का उपयोग करने के लिए KAR विधि का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम डेंटिंग का उपयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार हमने अभी पढ़ा कोबाल्ट का उपयोग कैंसर में, लोहा एनीमिया में, आयोडीन थायराइड में, फास्फोरस अस्थि रोग में और सोडियम जो है रुधिर विकार में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर एकदम। आगे हम पढ़ते हैं भारानन विभव, बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? भारानन विभव के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न ऊर्जा। फिर विद्युत ऋणात्मकता, अर्थात साझेदार इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। साझेदार इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। अब तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 112वां तत्व एका जो द्रव अवस्था में तथा रेडियो एक्टिव है। सर्वाधिक भारी तत्व, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य से एग्जाम, जैसे पटवारी जैसे एग्जाम है, संविदा वाले एग्जाम है, बैंकिंग वाले एग्जाम है, रेलवे वाले एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। गलनांक क्वथनांक किसका? टंगस्टन का। सुचालक, विद्युत व ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक जो है वह चांदी है। और आघातवर्ध मतलब जिनकी पतली चादर बनाई जा सकती है वो है सोना। और सबसे अधिक तन्यता का गुण जो पाया जाता है वो है प्लेटिनियम। और सबसे अधिक स्थायी तत्व जो है वो है Fe फेरम। सबसे बड़ा परमाणु जो आकार में होता है यौगिक में देखा जाए तो कार्बन का। और सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंततः सीसे में बदलते हैं, Pb में बदल जाते हैं। सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंततः सीसे में Pb में बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं तत्व की। यदि हम बात करें तो तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और तत्व सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं? तो उसको हमने 3 भागों में बांटा है, वायुमंडल में, भूमि की सतह पर और मानव शरीर में। तो भूमि की सतह पर जो सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं तो उसमें है, तो एक फार्मूला बना हुआ है NOArCO2, NOArCO2। तो वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व तो नाइट्रोजन 78%, O ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन वो 9.3 नहीं है, 0.03, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.003। भूसतह पर यदि देखा जाए तो वो है ऑक्सीजन सबसे अधिक, फिर उसके बाद सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम, लो से लोहा, कै से कैल्शियम, सो से सोडियम, पी से फास्फोरस, एम से मैग्नीशियम। ये भू सतह पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। इसी प्रकार मानव शरीर में यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। ये क्रम से ये तत्व हमें पता होना चाहिए। मानव शरीर में कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। इसके बाद हम देखते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या है? संयोजकता बड़ा अच्छा टॉपिक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या है? तो संयोजकता से को समझने के लिए पहले हम आयन को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं।
क्या, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। जब किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो यह धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर एकदम। यदि किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धन आयन में परिवर्तित हो जाता है। और सभी धातुओं के आयन धन आयन होते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, धातुओं के आयन कैसे होते हैं, धन आयन। सिर्फ हाइड्रोजन और धातुओं में हाइड्रोजन और अमोनिया धन आयन प्रस्तुत करते हैं, हाइड्रोजन और अमोनिया। अर्थात सभी धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन में बदल जाती है। यदि हम ऋण आयन की बात करें तो जब किसी तत्व का परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है और सभी अधातुओं के आयन जो होते हैं ऋण आयन होते हैं। दो अधातुएं पढ़ी थी हमने, हाइड्रोजन और अमोनिया। ये क्या करती है, धन आयन प्रस्तुत करती है। बाकी सभी अधातुएं जो होती है वो ऋण आयन प्रस्तुत करती है। क्लियर एकदम। अब हम पढ़ते हैं संयोजकता क्या है। तो संयोजकता अर्थात रासायनिक क्रिया के दौरान किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है या ग्रहण करता है। जब किसी रासायनिक क्रिया के दौरान किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या अन्य परमाणु के साथ साझा करता है, यह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन, साझा करेगा तो इलेक्ट्रॉन, और जितना साझा करता है यही उसकी संयोजकता कहलाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया है तो किसी परमाणु के बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी तथा भीतरी कक्षा के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि बाह्य कक्षा में है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी को साझा करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और भीतरी कक्षा के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और सबसे बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने पढ़ लिया। तो यदि बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु स्थायी अन्यथा आदान प्रदान या साझेदारी द्वारा अष्टक पूरा कर स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तब तो कोई बात ही नहीं, और यदि इससे कम या अधिक है तो फिर क्या करेगा, वो अष्टक पूरा करने के लिए साझा करेगा। तो परमाणु 3 प्रकार के संयोजन कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के रासायनिक बंध बनाता है, 3 प्रकार के। क्लियर हो गया। तो किसी अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु जिस बल के साथ एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बंध कहलाते हैं। क्या, 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। तो किसी अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हो सकते हैं, चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, रासायनिक बंध कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होंगे, आयनिक बंध या विद्युत संयोजकता बंध जिसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक बॉन्ड, दूसरा जो होगा सहसंयोजी, और तीसरा होगा उप सहसंयोजन। तो सबसे पहले हम विद्युत संयोजकता पढ़ते हैं। तो विद्युत संयोजकता परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें NaCl की बात की है, Na और Cl की यहाँ पर बात की है। तो क्या, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बना रासायनिक बंध विद्युत संयोजी बंध कहलाता है तथा इस प्रकार के रासायनिक यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इस प्रकार प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायी अवस्था प्राप्त
कर लेता है। प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा कर लेता है, स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का दिया है, तो जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 281 है और अपनी बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन अर्थात Na+ बनाता है और वह क्लोरीन परमाणु क्लोरीन 17 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, कितना है 287 है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्लियर एकदम। तो सहसंयोजी विद्युत यौगिकों के यदि हम गुण देखें, विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण देखें तो ये हमेशा कठोर एवं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। याद रखना, ये इसकी खासियत है। विद्युत संयोजकता वाले जो पदार्थ हैं वो कैसे होंगे, कठोर और क्रिस्टलीय, कठोर और क्रिस्टलीय होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मैंने पीडीएफ में लिखा नहीं है लेकिन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो वैद्युत संयोजकता वाले जो पदार्थ होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे, उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालित होते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालित होते हैं, किंतु गलित अर्थात पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे और पिघली अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पिघली अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर एकदम। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सहसंयोजकता बंध। सहसंयोजकता है तो सहसंयोजकता में क्या, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्या, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दोनों मिलकर उपयोग कर लेते हैं। डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। तो साझा कर लेते, पहले में क्या बोला था, आदान प्रदान कर लेते, स्थानांतरण कर लेते, तो वो विद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहलाता है। और साझा कर लेते हैं तो फिर सहसंयोजी बंध। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है तथा इस प्रकार बने रासायनिक यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन को साझा करना है वो परमाणु के केंद्र में रहता है, वो परमाणु के केंद्र में रहता है तथा दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। उदाहरण जैसे क्लोरीन Cl, अमोनिया NH3 और जल H2O के अणु का बनना। जैसे Cl2 की बात करें, क्लोरीन का निर्माण, तो क्लोरीन Cl17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 287 है और इसके संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः क्लोरीन दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी प्रकार O2 भी, ऑक्सीजन भी जो है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, एक इधर का एक इधर का, उसी प्रकार ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया ये। अब हम बात करेंगे इसके गुण क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं, तो अधिकांश सहसंयोजी यौगिक साधारण अवस्था में गैस, द्रव और ठोस तीनों रूपों में पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संयोजक कैसे पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। और ये क्या, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे N2 गैस अवस्था में, Br2 द्रव अवस्था में और L2 ठोस अवस्था में। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा निम्न होता है।
या विद्युत संयोजी यौगिकों की तो अपेक्षा निम्न होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में प्राय अविलेय, जल में जो होते हैं वो अविलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विलयनों में अथवा गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, जबकि उधर वैद्युत संयोजक क्या थे? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक थे और द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक, लेकिन यहां उल्टा है। तो विलयन जो गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम बात करेंगे उप सहसंयोजकता। उप सहसंयोजक एक ही परमाणु का साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजकता कहलाता है। उप सहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उप सहसंयोजक बंध एक विशिष्ट प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक परमाणु या अणु का होता है जिसका अष्टक पूर्ण होता है तथा दूसरा परमाणु या अणु जिसका अष्टक अपूर्ण होता है। बिना साझे में योगदान के इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन O3 है, ओजोन बनता है, ऑक्सीजन से ओजोन बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और, इसमें है मल्टी बॉन्ड। मल्टी बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद में मल्टी बॉन्ड। बहुबंध, बहुबंध अर्थात मल्टी बॉन्ड। बहुबंध का निर्माण दो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप होता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप होता है। कई यौगिकों में परमाणु के मध्य बहुबंध स्थापित होते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब हम गैस नियम की बात करते हैं, गैस लॉ की बात करते हैं। तो इसमें है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम। बॉयल का नियम क्या है? V अनुपाती 1/P। चार्ल्स का नियम V अनुक्रमानुपाती T, जहां P स्थिर है, और दाब P अनुक्रमानुपाती T अर्थात वहां पर V स्थिर है। और गैस का समीकरण क्या है? PV = RT। गैस का नियम क्या है? गैस का समीकरण PV अनुक्रमानुपाती RT। इसी प्रकार ग्राहम का विसरण नियम क्या है? स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण की दर इसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह क्वेश्चन पीएससी में पूछा जाता है। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? किसी स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस के विसरण की दर R उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम एवोगैड्रो का नियम पढ़े, एवोगैड्रो संख्या पढ़े, तो समान ताप, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एवोगैड्रो संख्या क्या है? तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर क्या? समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। मानक ताप यदि देखें -273 के, और मानक दाब जो है वायुमंडलीय दाब 76। पारे का वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान का आयतन 22.4 लीटर होता है और उसमें अणुओं की संख्या कितनी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। और ये जो नियम होता है ये एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। इसे नोट कर लेंगे कहीं पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
अम्ल और क्षार, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। अम्ल और क्षार। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल के क्या उपयोग हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अम्ल एसिड, बेस और साल्ट, एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड अम्ल की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ के धनायन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या, H+ जलीय विलयन में क्या हाइड्रोजन प्लस या H+ धनायन मुक्त करते हैं, धनायन मुक्त करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे HCl है ना, HNO3, CH3, OH, ये जो है अम्ल है। तो अम्ल की गुणों की यदि हम बात करें तो अम्ल के हम एक एक अम्ल को पढ़ेंगे, लेकिन अम्ल के गुण हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अम्ल के गुण, तो अम्ल के गुणों की यदि बात करें तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। इसका फार्मूला है अनिल, अर्थात अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये सक्रिय धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस, सक्रिय धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके, भस्म व क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अम्ल वैसे दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल वे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये ऑक्सी अम्ल है। और उसी प्रकार हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, उसी प्रकार हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN। हम एक एक अम्ल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे HCl। सबसे पहले हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिकर्मक है। भोजन के पाचन में, धातु के वेल्डिंग में, परत चढ़ाने में, विस्फोटक में इसका उपयोग किया जाता है। और HCl जो है गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, दवाई में, अम्लराज बनाने में, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, अम्लराज बनाने में, ग्लूकोज आदि बनाने व गैल्वेनीकरण, विद्युत पेंटिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3, धातु पर नक्काशी करने में, फोटोग्राफी के रंग में। और नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह सोना एवं प्लैटिनम को छोड़कर अन्य सभी धातुओं से क्रिया करता है। सोना व प्लैटिनम को छोड़कर अन्य सभी धातुओं से क्रिया करता है। इसका उपयोग जो होता है खाद्य व उर्वरक बनाने में, HNO3 का उपयोग खाद्य व उर्वरक, रंग, इत्र, औषधीय आदि बनाने में, विस्फोटक जो TNT व गन मेटल आदि का निर्माण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम शोधन में जिसका उपयोग किया जाता है, वो है
H2O4, H2O4, H2O4। यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया मैं, तो इसे हम अन्य किसी वीडियो में देखेंगे, उसे ठीक करेंगे। अब हम बात करते हैं CH2COOH, COOH। तो ये जो है सिरका, फोटोग्राफी, रेयान आदि में, फार्मिक एसिड जल फल संरक्षण जीवाणुनाशन में, ऑक्सजैलिक एसिड कपड़ा छपाई रंगाई फोटोग्राफी दाग धब्बे छुड़ाने में, केजोइक एसिड खाद्य पदार्थ संरक्षण दवाई निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि हम बात करें, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड औद्योगिक रूप से काम में आने वाले रसायनों में महत्वपूर्ण है। इसे रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में, लेड स्टोरेज बैटरी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम अन्य अम्लों की बात करें, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। विशेष रूप से यह सिरके में पाया जाता है। सिरका जो होता है स्वाद में खट्टा इसी कारण होता है। सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में, फोटोग्राफिक फिल्म, रेयान के निर्माण में, खाने में अचार आदि पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड CH3COOH। फिर ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4, ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के रूप में प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यूरिन में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण ही बनती है। इसका उपयोग कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे आदि मिटाने में किया जाता है और कपड़ों की छपाई रंगाई स्याही में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, दाग धब्बे छुड़ाने में भी किया जाता है। इसके बाद है सिट्रिक अम्ल, C6H8O7, सिट्रिक अम्ल। क्या फार्मूला बताया मैंने? C6H8O7। ये मैंने पीडीएफ में लिखा नहीं है, फिर भी हम देखेंगे इसे। C6H8O7 अम्ल मुख्यतः खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, अचार, मुरब्बे आदि के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। देखो सिट्रिक में क्या था? C6H8O7 और एस्कॉर्बिक एसिड में क्या है? C6H8O6। ये विटामिन सी भी कहते हैं इसे, विटामिन सी भी इसे कहते हैं। और इसका इस एक प्रकार का जल में विलय कार्बनिक अम्ल है, खट्टे फलों में पाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये, और इस अम्ल की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर का घाव जो है वो जल्दी नहीं भरता है। फिर है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड रासायनिक सूत्र जो देखे C3H6O3 खट्टे दूध में पाया जाता है। अधिक चलने या कार्य करने पर मांसपेशियों में यही अम्ल एकत्रित होता है, जिससे हमें थकान का अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे टार्टरिक एसिड C4H6O6, टार्टरिक एसिड C4H6O6। ये मुख्यतः अंगूर, केला, इमली आदि फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, स्वाद, सुगंध आदि बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम प्राकृतिक
स्रोत की बात करें तो HNO3 फिटकर या शोरा, H2SO4 हरा कशिश, एसिटिक एसिड फलों के रस में, साइट्रिक एसिड नींबू में, टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है इमली में, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, मैलिक एसिड सेव फल चने की पत्ती में पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड पालक गोभी अमरूद आदि में पाया जाता है, बेंजोइक एसिड घास पत्ती में पाया जाता है, फार्मिक एसिड बिच्छू व चींटी के डंक में पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम अम्लराज जो है तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल ये मिलाकर बनाया जाता है, 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्षार क्या है। क्षार या भस्म या बेस, क्षार को हम भस्म भी बोलेंगे, बेस भी बोलेंगे। तो क्षार धातु या अधातुओं के समान आचरण करने वाले मूलकों के यौगिक होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण साल्ट एवं जल बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं साल्ट बनाते हैं, लवण या साल्ट बनाते हैं। जैसे हम इसके उदाहरण देखें तो NaOH, CaOH2, MgOH2 आदि। क्षार के यदि गुण की यदि हम बात करें तो OH आयन, OH माइनस आयन जो लवण थे H प्लस आयन देते थे और ये OH माइनस आयन देते हैं। ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं ये? कड़वे। इसकी विशेषताएं देखें तो pH मान 7 से अधिक होता है। इनका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। क्षारक या छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। क्षारक अम्लों से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसे छलनी बोलेंगे, छलनी। जैसे उसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था अनिल, और इसमें क्या पढ़ेंगे? छलनी। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अर्थात छलनी। तो ये विशेषताएं पढ़ी। इसके प्रकार यदि देखें तो जल में घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जो जल में विलेय हैं, और दूसरा जो जल में अविलेय है। तो वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते क्योंकि जल में विलेय नहीं होते हैं। जल में अविलेय होने वाले हैं जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड JnO, फेरिक ऑक्साइड FeO, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जल में विलेय है, कौन सा क्षार जल में विलेय नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण हम क्षारों की बात करें जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH यह एक ज्वलनशील पदार्थ है जो त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो है साबुन निर्माण में, कागज, रेशम उद्योग, सफाई करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मुलायम साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। CO2 SO2 जैसी गैसों के अवशोषक के रूप में यह कार्य करता है। फिर हम पढ़ेंगे CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दीवारों की रंगाई, कठोर जल के मृदुकरण में, मिट्टी की अम्लीयता कम करने में इसका उपयोग
किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम अन्य क्षार की बात करें तो एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH2। MgOH2 पेट की अम्लीयता दूर करने में, अम्ल विषक्तीकरण के एंटीडॉट के रूप में आदि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्षार पढ़े, क्षार की विशेषताएं पढ़ी कि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, स्वाद में कसैला होता है, तीखा या कड़वा होता है, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षार अम्लों से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। और इसके बारे में हमने छलनी पढ़ा कि क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं अर्थात मिथाइल ऑरेंज को पीला भी कर देते हैं। और प्रबल क्षारक विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल कुचालक होता है, ये सुचालक होता है। आगे हम पढ़ते हैं लवण। लवण एसिड और बेस आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो लवण क्या है? ऐसे यौगिक है जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं को धातु अथवा धातु के समान आचरण करने वाले यौगिकों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें, सरल शब्दों में यही हम याद भी करेंगे कि अम्ल और क्षारक भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक घटक जल बनता है और दूसरा जो बनता है वो होता है लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने तत्व क्या कहलाते हैं? एक तो जल होता है और दूसरा लवण होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, अर्थात लवण कैसे होते हैं? उदासीन। लवण कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। तो लवण जैसे HCl की यदि हम बात करें, जैसे लवण के गुण यदि देखें तो लवण प्राय ठोस पदार्थ होते हैं। लवण कैसे होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। लवण आयनिक यौगिक होते हैं, अर्थात प्रत्येक लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होता है। आयनिक यौगिक होते हैं जिसके कारण वो न्यूट्रल होते हैं। लवण उदासीनीकरण के क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। लवणों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। और लवण प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत का सुचालक होता है। जल में घुलनशील होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि हम प्रकार देखें तो सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट, सामान्य लवण, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मिलने से उदासीन विलयन प्राप्त होता है, जिसे सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सामान्य लवण है। दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। इस क्रिया में प्राप्त लवणों को अम्लीय लवण कहते हैं। इस क्रिया में प्राप्त लवणों को अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। फिर तीसरा है क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। इस क्रिया में प्राप्त लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। कुछ मिश्रित लवण भी होते हैं, ये क्वेश्चन भी PSC ने पूछा है। मिश्रित लवण ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक क्षारीय या अम्लीय आयन उपस्थित हो मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विरंजक चूर्ण प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ये मिश्रित लवण है। इसी प्रकार NaKSO4 अर्थात सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये भी मिश्रित लवण है। द्विक लवण, ये भी PSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। द्विक लवण क्या है? तो वे लवण जो अपनी ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में
स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे लवण जिसका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु ये जल में विलय करने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, तो द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण यदि हम देखें तो फिटकरी K2SO4 और पोटास एलम। मोहर लवण की यदि हम बात करें, बड़ा कठिन नाम है मोहर लवण, इसको अच्छे से देखेंगे, FeSO4 NH4 2SO4 मोहर लवण। क्या? FeSO4 ब्रैकेट में NH4 और फिर 2SO4। इसी प्रकार फिटकरी की यदि हम बात करें, पोटास एलम की यदि बात करें तो K2SO4 Al2SO4 फिर 24H2O। तो क्लियर है, द्विक लवण अर्थात ऐसे लवण जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं किंतु जलीय अवस्था में जल में विलय करने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। जटिल लवण की यदि हम बात करें, जटिल लवण भी होते हैं, तो ये लवण अपना अस्तित्व जलीय विलयन या अन्य विलयन में भी विद्यमान रहता है, तो जटिल लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जटिल लवण कहलाते हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण लवणों की बात करें तो NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसे कहते हैं खाने के रूप में, अचार परिरक्षण में। फिर है Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा कहेंगे, डिटर्जेंट कांच निर्माण में किया जाता है। फिर है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, बेकरी, दवाइयाँ, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशमन यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जिसे गन पाउडर के रूप में, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, लूनर कास्टिक भी इसे कहते हैं, खिजाब, निशान, शाही फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। CuSO4 नीला तोता काफर सल्फेट CuSO4, इसका उपयोग कवक नाशक के रूप में, रंगाई, छपाई आदि में किया जाता है। इसके बाद में हमने फिटकरी जल शोधन में जिसका उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, जीवाणुनाशी। तो इस तरीके से हमने अम्ल और क्षार को पढ़ने की कोशिश की है। मित्रों, इसी तरीके से सार्थक पहल के साथ में बने रहिए और सार्थक पहल का लाभ लेने की कोशिश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।